झालपुर के गांव में इस साल बहुत गर्मी पड़ रही थी। पीलू एक किसान के परिवार से आती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पीलू पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमेशा हर समस्या का हल अपने तेज दिमाग से ढूंढ निकालती थी। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू से कहती है, ए पीलू, हम सब लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तू तो कभी भी घूमने नहीं गई है। तो सुंदरी बोलती है, हाँ, किसी हिल स्टेशन चलते हैं। इस साल गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। हाँ, शिमला चलते हैं। तो पीलू कहती है, ट्रेन का टिकट कितने में पड़ेगा? तो बबली बोलती है, ट्रेन नहीं, मेरी गाड़ी में चलेंगे, सब एंजॉय करेंगे। तो पीलू बोलती है, लेकिन बबली, तुझे पता भी है क्या कि शिमला जाने में कितना पेट्रोल खर्च होगा और एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा? लेकिन एक ट्रिप से कितना नुकसान हो जाएगा पीलू? देखो, हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और पेट्रोल के पैसे बचाकर हम ट्रिप में और एंजॉयमेंट कर लेंगे। तो सुंदरी बोलती है, तो तू ही कोई तरीका बता। इसके बाद पीलू सोच में पड़ जाती है, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले? लेकिन बैटरी चार्ज हर जगह नहीं होती है। तो चलो हम सोलार कार ही बना लेते हैं। इतनी तेज गर्मी है, सोलार बैटरी तो खूब चलेगी। फिर सब सहेलियां खुश होकर ट्रिप के पेट्रोल में खर्च होने वाले पैसों से सोलार कार के लिए सामान खरीदने लगती है। पीलू सभी को काम में लगा देती है। कोई सोलार पैनल फिट कर रही है, कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रही है। पीलू सोलार पैनल को कार में फिट कर देती है और एसी वगैरह का कनेक्शन लगा देती है। देखो, सिर्फ 3 दिनों में ही हमारी सोलार कार तैयार हो गई। ये सब तुम्हारे दिमाग का नतीजा है। अरे नहीं, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। फिर वो सहेलियां घूमने चली जाती है। शिमला पहुंचकर वहाँ जब वो घूम रही होती है तो एक आदमी उन्हें मिलता है। मैं बबलू हूँ। मैं यूएन में एनवायरनमेंट डे का ऑफिसर हूँ। आप लोगों ने ये सोलार कार कहाँ से ली है? हमने ये कार खरीदी नहीं है, बल्कि इसे हमारी सहेली पीलू ने बनाई है। अरे वाह पीलू जी, आप तो कमाल कर दिया। मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई का उपयोग करती हूँ। मेरी सहेलियों ने मेरा साथ दी, इसलिए मैं ये कार बना पाई। फिर बबलू उनकी कार की टेस्टिंग करता है और बताता है कि सोलार कार के लिए पीलू को 2 लाख का इनाम मिलेगा। तो पीलू कहती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए मेरा काम आपको पसंद आया? मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। फिर पीलू बबली की मदद से सोलार कार बनाने का काम शुरू कर देती है और उसका बहुत नाम होता है। कुछ ही महीनों में पीलू बहुत अमीर हो जाती है। 1 साल बाद पीलू की शादी एनवायरनमेंट ऑफिसर बबलू से हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। आप ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं इसका किराया आपको कैसे दे पाऊंगी? तुझे चलाना है तो चला, नहीं तो इसको 1000 में खरीद ले। ये तो कमाल ही कर दिया इस लड़की ने। मालनगर के जंगल में पीलू चिड़िया ऑटो चलाती थी। वो बहुत गरीब थी, उसके पास खुद का ऑटो नहीं था। वो कड़क सेठ के ऑटो को किराए से चलाती थी, लेकिन जितनी कमाई होती उसका आधा हिस्सा उसे खड़क सेठ को देना पड़ जाता था। पीलू अपनी माँ बबली और पिता टिल्लू के साथ रहती थी। बेटी पीलू, तू इतनी मेहनत करती है, लेकिन घर में पैसा नहीं बचते हैं। देख, हमारे घर में इतनी दरारें आ गई है। अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। अगर हमने घर रिपेयर नहीं करवाया तो पानी घर में आ जाएगा। क्या करूँ माँ, मैं जितना कमाती हूँ उसका आधा कड़क सेठ ले जाता है, लेकिन रिपेयरिंग का काम तो करवाना है, नहीं तो और मुसीबत हो जाएगी। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के पास जाती है। बहन सुंदरी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो? मुझे सीमेंट की बोरी खरीदनी है। बहन पीलू, मेरे चाचा हरिया की सीमेंट की दुकान है, वो तुम्हें सीमेंट बोरी आधे दामों में दे देगा। फिर पीलू अपनी सहेली के साथ हरिया तोते के पास जाती है। बेटी, मैं आधे दामों में सीमेंट की बोरी उनको ही दे सकता हूँ। 5000 बोरी एक साथ खरीदे तो 1-2 बोरी को
मैं इतने सस्ते दाम में नहीं दे सकता। ये सुनकर पीलू निराश हो जाती है और दुखी हो जाती है। अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन पीलू ऑटो चलाकर कड़क सेठ को पैसे देने के लिए जाती है। पीलू, अब से ये पुराना ऑटो तुम्हें चलाना होगा। मैं ये नया ऑटो अपने दोस्त के बेटे को चलाने के लिए देने वाला हूँ। पुराना ऑटो देखकर पीलू कहती है, लेकिन सेठ जी, ये तो पूरा कबाड़ा है, इसको मैं कैसे चला पाऊंगी? इसके टायर पंक्चर है, इसके टायर पुराने हैं और इसमें पूरी तरह से जंग लग चुकी है। ये टूटा फूटा है। आप ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं इसका किराया आपको कैसे दे पाऊंगी? देख, मैं तुझे ये ही चलाने के लिए दे सकता हूँ। तुझे चलाना है तो चला, नहीं तो इसको 1000 में खरीद ले, फिर तुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। पीलू सोचती है, कबाड़ा ही सही, खुद का ऑटो खुद का होता है। ये सोचकर पीलू कड़क को पैसे देकर उस खटारा ऑटो को ले आती है। मैं इस ऑटो को ठीक कर दूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अगले दिन सुंदरी के पास जाती है, उसे कुछ रुपए उधार लेती है और फिर हरिया के पास जाती है और उसे 2 बोरी सीमेंट लेकर आती है। अब मैं इस ऑटो को सीमेंट का ऑटो बना दूंगी। एक छोटे से कमरे जितना सीमेंट ही तो लगेगा। बारिश के मौसम के पहले ये तैयार हो जाएगा। फिर पीलू मेहनत करके ऑटो को सीमेंट ऑटो में बदल कर देती है। अरे, ये तो कमाल ही कर दिया इस लड़की ने। कबाड़ा ऑटो को सीमेंट का बना दिया, पहले से भी मजबूत। पीलू का ऑटो अलग होने की वजह से बहुत सवारियां मिलती है। जल्दी ही उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो एक नया घर ही खरीद लेती है। माँ, पिताजी, देखो आज हमारे पास कितना सुंदर घर है। ये सब इस सीमेंट ऑटो की वजह से हुआ है। सीमेंट ऑटो नहीं बेटी, तेरी मेहनत और जज्बे की वजह से हुआ है। फिर पीलू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है। बिलासपुर गांव के जंगल में पीलू और बबलू रहते थे। उनके बीच बहुत अच्छी समझदारी थी। दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज मंदिर चलते हैं। आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, आज मिला है तो हम मंदिर में दर्शन करके आएंगे। फिर मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बना दूंगी। ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग मंदिर में बैठे गरीबों को प्रसाद देते हैं और लौटने लगते हैं। सड़क में उनको एक ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। उनकी गाड़ी टूट जाती है। आप ठीक तो है ना? पीलू बबलू से पूछती है। हाँ पीलू, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? ये तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। बबलू की बाइक को वहाँ खड़े लोग ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। इसी में मैं होम डिलीवरी का काम करता था। अब पता नहीं क्या होगा। बाइक का भी नुकसान हुआ और नौकरी का भी, और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? आप चिंता मत करो जी, आपकी जान बच गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप दुखी मत हो। मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे। ठीक है पीलू। अगले दिन बबलू सोचता है कि उनके पुरखों की जमीन उनके घर के पीछे है, जिसमें वो खेती कर सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। काश मेरे पास एक ट्रैक्टर होता तो मैं खेती कर लेता और फसल बेच के पैसे कमाता। फिर बबलू अपनी टूटी बाइक लेकर हरिया के पास जाता है। हरिया भाई, मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर करना कि मैं गांव में सबसे तेज डिलीवरी बॉय बन जाऊं। अरे बाइक रिपेयर के लिए लायक नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं उससे खेती करता। अरे तो बाइक क्या रिपेयर करवा रहे हो? मैं तेरे लिए ट्रैक्टर बाइक ही बना दूंगा। जब बबलू बाइक ऑन करता है
फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। साथ ही ट्रैक्टर के पीछे एक खुदाई का फावड़ा लगा देता है और इस तरह से बाइक एक जुगाड़ू ट्रैक्टर बन जाती है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो ट्रैक्टर की तरह शुरू होती है। उसको चलाने पर बबलू बहुत खुश होता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक से खेती का रास्ता खोल दिया। फसल की पहली कमाई की पार्टी देना। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो ट्रैक्टर बन गई है। इससे तो बहुत अच्छी खेती होगी। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है और दोनों पति पत्नी अपनी फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पीलू, ये तुम्हारा साथ देने का कारण ही हो पाया है। तुम्हारी कहने पर ही मैं बाइक ठीक करने के लिए हरिया के पास गया और ये अनोखी ट्रैक्टर बाइक तैयार हो गई। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, हम दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो। मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? वासेपुर गांव में बबली रहती थी। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। उसकी बेटी पीलू शहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए पढ़ाई करके तैयारी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को शहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए लेटर आता है। बबली और पीलू बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी शाम बबली के एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं। तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे, भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, पहले उसे चुकाओ और उसके बाद जहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही पढ़ाई के लिए जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में काम की तलाश में जा रही थी। उसे सुंदरी कव्वी रास्ते के किनारे मटका खिचड़ी बिरयानी बेचते हुए मिली। सुंदरी काकी, मैं पहली बार मटका खिचड़ी बिरयानी के बारे में सुन रही हूँ। बहुत भूख लगी है। इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरी पूरी गांव में मटका खिचड़ी बिरयानी की एक लौती दुकान है। सुंदरी पीलू को उसकी खास डिश मटका खिचड़ी बिरयानी देती है। वाह सुंदरी काकी, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचती हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। काकी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या तुम मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? मैं इसे गांव के दूसरी तरफ बेचूंगी। जो मुनाफा होगा उसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगी। इसके बाद पीलू एक हफ्ते तक सुंदरी से उसके साथ मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सीखती है। पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को अपने हाथ का बना हुआ मटका खिचड़ी बिरयानी खिलाती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका खिचड़ी बिरयानी बनाई हो। मैं तो अब से अपने परिवार को यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। इसके बाद पीलू कड़क सेठ का पूरा कर्जा चुका देती है। माँ, अब मैं शहर जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यहीं रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा तुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका खिचड़ी बिरयानी बेचा करती थी और ईमानदारी से सुंदरी को एक हिस्सा दे देती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता।
धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ, भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है। ले देकर चल, मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ? जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ, भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो, लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो,
पूरे 500 है। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे, तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी की चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है, जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन
आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। हे गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। टॉली नगर के जंगल में कड़क सेठ पिज्जा की बड़ी सी दुकान चलाता था। उसी की दुकान के सामने पीलू सस्ता दाल चावल बेचा करती थी। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब चिड़िया उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाए। एक दिन कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के पास जाता है। हे गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। तेरी गरीब दुकान के कारण मेरे इस शानदार पिज्जा शॉप का शो खराब हो रहा है। कड़क सेठ जी, आपका और मेरा क्या मुकाबला है? आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अमीर लोग वहाँ आते हैं। मैं छोटी सी गरीब चिड़िया, मेरी दुकान में गरीब लोग ही आते हैं। और वैसे भी मेरी दुकान आपके पिज्जा शॉप से बहुत दूर है। मुझे ज्ञान देती है? फिर कड़क और उसके आदमी पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ दाल चावल ही तो बेचा करती थी मैं। इसमें इस कड़क सेठ का क्या नुकसान हो रहा था? लेकिन घमंड के कारण उसने मुझ गरीब की दुकान ही तोड़ दी। पीलू रोते रोते सो जाती है। जब वो उठी है तो देखती है कि कड़क सेठ और उसके आदमी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, ऐसे ठान लेती है। ऐसा सोचकर पीलू अपनी टूटी हुई दुकान के सामान को फिर से इकट्ठा कर लेती है और तवे में पिज्जा बनाने लगती है। कुछ गरीब चिड़िया वहाँ आती है। अरे पीलू बहन, तुम भी पिज्जा बना रही हो? ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं ना ये, अमीर लोगों का खाना है ये। नहीं बहन, मैं पिज्जा सस्ते दामों में ही दूंगी और इतनी टेस्टी कि अमीर भी इसको खाने आएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू का पिज्जा बहुत फेमस हो गया और गरीब लोगों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगे। एक दिन पीलू के घर के पास दबंग जाबाज पहुंचता है। पीलू, मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना है। लेकिन अगर मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको अभी एक पिज्जा बना कर देती हूँ। जाबाज जी, आपको जरूर पसंद आएगा। जाबाज को पीलू के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करके उसको पैसे देकर चला जाता है। इसको देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है और अकेले ही कड़क और उसके गुंडों को पिटाई कर देता है। अरे भागो, जाबाज से तो कोई नहीं बच सकता। इसके बाद जाबाज के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी मेहनत और लगन के कारण पिज्जा की बड़ी सी दुकान खोल लेती है। लेकिन फिर भी गरीब लोगों को वो सस्ते दामों में ही पिज्जा बेचा करती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को 2 अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए बहुत गर्मी बढ़ रही है, हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया। हम तो गर्मी सह लेते हैं, लेकिन इन अंडों का क्या होगा? इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा।
तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ये देखो, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है। मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली। यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। 2 दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। 2 दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो, वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके के घर में कितनी ठंडक है। अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती। लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं। फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है। इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। बबलू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताज़ा ताज़ा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले भैया,
जरा इधर आना। ये लो भैया, ये ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पियो। इस तरह बबलू दिन भर घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को बबलू घर वापस आकर अपनी पत्नी पीलू को पैसे देता है। ये ले पीलू, आज की कमाई, इसमें से आधे पैसे तू अलग जमा करके रख ले, अपने बेटे की पढ़ाई के काम आएंगे। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा कीजिए, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे क्या करूं पीलू, मुझे तो दिन भर मेहनत करना ही पड़ेगा ना, आखिर अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन बबलू जब नारियल पानी बेच रहा होता है तो उस पर बाज हमला कर देता है, उस बाज का शिकार बन जाता है। सुंदरी ये सब दूर बैठकर देख रही थी। सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पीलू, बहुत दुख की बात है, बबलू बाज का शिकार बन गया। ये सुनकर पीलू जोर जोर से रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हो सुंदरी काकी, उस बाज की आखिर मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक पीलू बबलू की याद में दुखी रहती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ इतने दिन हो गए तुम सिर्फ रो रही हो, तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो मेरा क्या होगा, इसलिए कुछ खा लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कुछ खा लो। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। एक दिन पीलू अपने बेटे से कहती है, बेटा तू घर में ही रहना और थोड़ा अपना ख्याल रखना, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जा रही हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। पीलू कहती है, नहीं बेटा, मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। पीलू किसी तरह अपने बेटे को समझाती है और फिर नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। पीलू नदी के किनारे नारियल पानी बेचने लग जाती है। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। पीलू की दुकान के बगल में कालू कौवे की दुकान रहती है, वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। कालू उससे कहता है, अरे पीलू तू यहाँ पर क्या नारियल पानी बेच रही है? यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। पीलू कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपने नारियल पानी की दुकान लगाती हूँ। कालू सही कह रहा था। पीलू दिन भर बैठी रहती थी लेकिन उसका नारियल पानी नहीं बिकता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण सभी पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जंगल का डॉक्टर उन्हें कहता है, अरे जी, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी की वजह से आप लोगों की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक बंद करके ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पिया करो। पीलू चिड़िया अपने नारियलों के साथ उदास बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे, हम आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तुम हम सबको ये ताज़ा ताज़ा मीठा नारियल पानी दो और हाँ, मलाई अलग से निकाल कर देना। पीलू कहती है, जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये स्वादिष्ट नारियल पानी दूंगी, इससे आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से पीलू और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी बेचने लगती है और उससे उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देती है। इस तरह पीलू अब खुशी खुशी रहने लगती है।